विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन केमिस्ट्री में विद्युत रसायन चैप्टर 3 है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने पीछे के जो है लेक्चर में आपके आंकिक प्रश्न किए थे दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और वियोजन की मात्रा के आधार पर। आज जो अपना है इस पार्ट का जो है नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका स्टार्ट होगा, जो कि आपका क्या है विद्युत रासायनिक सेल है। तो उसके बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है। विद्युत रासायनिक सेल, अगर मैं बात करूं विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा की, तो वे सेल या वे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उस युक्ति को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो देखो विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा क्या होगी, एक ऐसा साधन या एक ऐसा उपकरण जो क्या करेगा, जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा क्या होगी, जो केमिकल होंगे, जो रसायनों के द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है या परिवर्तित कर देता है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है, विद्युत रासायनिक सेल। अब देखो इनको जो है इनको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, गैल्वेनिक सेल, या फिर इनको क्या कहा जाता है, वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इनको गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल इनको क्यों कहा जाता है कि जो गैल्वे नामक वैज्ञानिक था उसके नाम के याद में इसको गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। और वोल्टीय सेल क्यों कहा जाता है, वोल्टा नाम का वैज्ञानिक था, उसके आधार पर इसके सम्मान में इसको क्या नाम दे दिया, वोल्टीय सेल है, वो भी आपका कहा जाता है। अब विद्युत रासायनिक सेल में क्या होंगे, अलग अलग सेल होंगे, जो भिन्न भिन्न प्रकार के सेल होंगे। तो इन सेलों में, यानी कि जो विद्युत रासायनिक होती है, इन सेलों में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, इन सेलों में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, आपकी संपन्न होती है अलग अलग पात्रों में। ये भी चीज ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो सेल होंगे, इन सेलों में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हैं, वो आपकी क्या होती है, संपन्न होती है अलग अलग या भिन्न भिन्न पात्रों में। तो पूरे अगर मैं सेल की बात करूं तो संपूर्ण सेल में जो आपकी कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। संपूर्ण सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। और ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर पूछ लिया जाए विद्युत रासायनिक सेल में किस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। संपूर्ण सेल में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, वो आपकी क्या होती है, संपन्न होती है। तो विद्युत रासायनिक सेल का ये बेसिक सा आपका परिचय है, जिसमें अपन क्या देखते हैं, ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, इनको गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। इन सेलों में कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। और इस प्रकार से पूरे सेल में कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया, वो आपकी संपन्न होती है। अब इसके कंसेप्ट को समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं और डायग्राम की सहायता से, जो आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो है टॉपिक है इस पार्ट में, डेनियल सेल डायग्राम भी पूछा जाता है, अभिक्रियाएं पूछी जाती है, और जो है आपकी डेरिवेशन भी पूछ सकता है, सिंपल अतिलघुरात्मक प्रश्न बन सकता है, न्यूमेरिकल इससे बन सकते हैं डायग्राम से। तो काफी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। तो अपन इसके एग्जांपल पे आते हैं। तो अपना जो है इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन इसके एग्जांपल पे। तो वो एग्जांपल जो आपका है इसको अपन डेनियल सेल बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो गैल्वेनिक सेल। तो नेक्स्ट जो आपका हेडिंग रहेगा वो रहेगा गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको कहा जाता है डेनियल सेल।
अब ये डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, ये आपकी 12th क्लास में जो प्रैक्टिकल होंगे तो वहां पर आपको दिखाया जाएगा कि डेनियल सेल कौन सा होता है, जो है लेक्लांसी सेल कौन सा होता है। तो यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे हैं डेनियल सेल या इसको गैल्वेनी सेल या फिर इसको क्या कहा जाता है वोल्टीय सेल है, वो भी आपका क्या होता है इसको कहा जाता है। तो ये सेल है, इसको जो है क्या कहा जाता है वोल्टीय सेल भी इसको कहते हैं, यानी कि जो डेनियल सेल या गैल्वेनी सेल है इसको वोल्टीय सेल भी कहते हैं। वोल्टीय सेल है वो भी इसको जो है कहा जाता है। अब ये डेनियल सेल है, तो इस डेनियल सेल में क्या होता है, इस डेनियल सेल में जो है दो धात्विक इलेक्ट्रोड आपके लिए जाते हैं। तो इसको अपन डायग्राम वाइज है वो आपका समझते हैं, थ्योरी है अपन इस तरफ लिखेंगे। तो मेरे पास में दो है पात्र ले रखे हैं इस प्रकार से, एक पात्र आपका ये हो जाएगा, इसी प्रकार से एक पात्र है आपका वो रहेगा इसी के जस्ट पास में। दो अलग अलग पात्र लेते हैं, अभी क्रियाएं साथ में करेंगे लेकिन पात्र है अपन ने इस प्रकार से अलग अलग ले लिए, ठीक है। तो दो अपन क्या लेते हैं इसमें पात्र लेते हैं और प्रत्येक पात्र में अपन क्या लगाते हैं इलेक्ट्रोड है वो लगा देते हैं, यानी कि प्रत्येक पात्र में इलेक्ट्रोड लगाया जाता है एक किसी धातु का। तो ये इस पात्र में क्या लगा दिया इलेक्ट्रोड लगा दिया। देखो डायग्राम भी काफी बार पूछा गया इस डेनियल सेल का और वोल्टीय सेल का। इसी प्रकार से ये वाला पात्र है, इसमें भी अपन क्या लगाते हैं एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मान लो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है वो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक धातु का है, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड या फिर सिंपल अपन बोलते हैं छड़, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड है या जो छड़ है वो है कॉपर धातु की, ठीक है। तो दो पात्र लेते हैं, दो पात्रों में अपन क्या दो अलग अलग पात्र लिए, एक ये पात्र हो गया एक ये पात्र हो गया, दो अलग अलग पात्र लेते हैं। पहले पात्र में अपन जिंक धातु का धात्विक इलेक्ट्रोड है वो लगाए हुए रहते हैं और इस दूसरे पात्र में कॉपर धातु की छड़ या मान लो इलेक्ट्रोड, यानी कि दो धात्विक इलेक्ट्रोडों यानी कि दो पात्र लेते हैं, अलग अलग पात्र लेते हैं और उन पात्रों में अपन क्या लगा देते हैं धात्विक इलेक्ट्रोड है वो आपका क्या कर देते हैं लगा देते हैं। और इन इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, अब देखो इसमें अलग अलग पात्र है तो इनमें विलयन भरेंगे। ये जो पात्र है इस पात्र में क्या भरेंगे विलयन भरेंगे। विलयन किसका भरा जाएगा, ये जो पात्र है इसमें विलयन किसका भरा जाएगा, तो उसके लिए क्या ध्यान देना है जिस धातु का इलेक्ट्रोड लिया है उससे संबंधित ही आपका विलयन रहेगा। जैसे जिंक धातु का इलेक्ट्रोड लिया है तो अपन इसमें जो विलयन भरेंगे वो जिंक सल्फेट का हो जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा कर लेता हूं, जिंक धातु का क्या लिया है जिंक धातु की इलेक्ट्रोड या जिंक धातु की छड़ है तो इलेक्ट्रोड भी आपका क्या हो जाएगा जिंक से संबंधित हो जाएगा, जिसमें जिंक आपका लेता हो तो जो है विलयन लेंगे वो आपका लेंगे हम जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट का अपन ने क्या ले लिया विलयन, यानी कि जिंक धातु की छड़ ली तो विलयन किसका ले लिया जिंक सल्फेट का। यहां पर अपन ने कौन सी धातु की छड़ ली है कौन सी धातु का इलेक्ट्रोड लिया है कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड या कॉपर धातु की छड़ है तो विलयन भी किसका हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। तो ये विलयन हो गया आपका कॉपर सल्फेट का, ये भी 1 मोल का विलयन है कॉपर सल्फेट का विलयन। दो काम आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है अलग अलग पात्रों में है तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को अपन क्या करते हैं चालक तार के द्वारा क्या कर देते हैं आपस में इलेक्ट्रोडों को क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है। ये जो तार है वो चालक तार होगा लेकिन साथ में अपन यहाँ पर क्या लगा देते हैं एमीटर बीच में लगाते हैं और क्या लगाते हैं कुंजी भी लगा देते हैं। एमीटर लगा दिया और क्या लगा दी कुंजी लगा दी।
और इनको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी कि ये जो दोनों धात्विक इलेक्ट्रोड है इनको अपन क्या करते हैं, चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं और इस चालक तार में जो है अपन साथ में क्या लगा देते हैं, एमीटर। ये एमीटर क्या करेगा, विद्युत धारा को मापने का कार्य करेगा और कुंजी की सहायता से अपन क्या करेंगे, परिपथ को चालू या बंद है वो अपन करते हैं। अब देखो अगले स्टेप में आपका क्या होगा कि यहाँ पर अभी अपन ने देखा ये इलेक्ट्रोड ही आपस में जुड़ा है, जबकि अपन जानते हैं विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन अपन देख रहे हैं जो रसायन है वो तो एक दूसरे के संपर्क में आए ही नहीं है। क्यों, इसमें अपन ने जो है जिंक सल्फेट का अलग विलयन ले लिया, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, लेकिन यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में कोई भी प्रक्रिया हुई नहीं, यानी कि इन दोनों के रसायन है वो आपके संपर्क में नहीं आए हैं। और रसायनों को सिर्फ संपर्क में लेके आना, ऐसा नहीं है कि इसका रसायन निकल करके इसमें आ गया या इसका जो रसायन है निकल करके इसमें आ गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि आपस में जो है रसायन एक दूसरे के अंदर मिक्सचर भी नहीं होने चाहिए। ये अगर जिंक सल्फेट का विलयन है तो इसी तरफ रहना चाहिए, कॉपर सल्फेट का विलयन है वो इसी तरफ रहना चाहिए। तो फिर इनको किसके द्वारा जो है अपन है इनको संपर्क में लेकर आए। जैसे अपन जानते हैं एक जो है नदी का किनारा इस तरफ है और एक नदी का किनारा आपका जो है इस तरफ है, तो मान लो ये नदी के दो किनारे हैं, तो नदी के दो किनारों को अपन है एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, ब्रिज या पुल बनाया जाता है, सेतु बनाया जाता है। वैसे का वैसा ही ब्रिज या पुल है या सेतु है अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन है वो काम में लेते हैं, लेकिन वहां पर तो जो सेतु है वो कंक्रीट का बना रहता है, यहाँ पर जो आपका जो ब्रिज या सेतु होता है वो लवणों का बना रहता है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लवण सेतु है वो काम में लेते हैं, जो कि आपका यू आकार का एक नली जैसा होता है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ लवण सेतु। ये लवण सेतु आपका क्या करेगा, इन दोनों केमिकलों के जो है इनके रसायनों को आपस में क्या करेगा, संपर्क में लेके आएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, यहां पर क्या होता है आपके जो है ये आपका लवण सेतु है। लवण सेतु का मतलब क्या होता है, इसमें जो आपके लवण भरे रहते हैं, जैसे मान लो K+NO3 विद्युत अपघट्य के रूप में, जैसे K+ हो गया NO3 का मतलब किस कौन सा लवण हो गया, KNO3 आपका क्या होता है, लवण होता है। इसको क्या बोलेंगे, ये जो अपना है ये क्या कहलाएगा, लवण सेतु कहलाएगा। और ये जो KNO3 है वो आपका क्या है, विद्युत अपघट्य है, यानी कि इस प्रकार से इसके आयनों के अंदर रहता है। ये अपन लास्ट में पढ़ेंगे कि ये लवण सेतु करता क्या है। अब अपन जानते हैं कि किसी भी प्रकार से, मैंने क्या बताया था, किसी भी प्रकार से ये क्यों अपन जानते हैं कैसिक का नियम लगेगा, तो यहाँ से जो है ये जो जिंक सल्फेट का विलयन है चल करके इधर आ जाएगा और इसका विलयन इधर आ जाएगा, तो फिर ये तो सारी चीजें अभिक्रियाएं सही तरीके से हुई नहीं, क्योंकि केमिकली अपनी सही जगह नहीं रह पाए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो है रसायन एक दूसरे के यहाँ पर इस पात्र में नहीं आ जाए, उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये इसकी नली के आगे जो मुंह है उस पर अपन क्या कर देते हैं, ग्लास वूल या कॉटन है उसको इसके मुंह पर फिट कर देते हैं, उसको ग्लास वूल या जो है कॉटन कहा जाता है। ग्लास वूल, इनके मुंह पर क्या लगा दिया जाता है, ग्लास वूल या कॉटन लगा दिया जाता है, जो कि आपका पेस्ट जैसा होता है, जैसे कोलगेट का पेस्ट होता है वैसे वो पेस्ट होता है, जिसकी सहायता से क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो पेस्ट अपने लगा रखा है इसके मुंह पर, ये इस केमिकल को यहाँ पर नहीं आने देगा। यानी कि रसायन तो आपस में संपर्क आएंगे लेकिन एक दूसरे के अंदर नहीं जाएंगे। संपर्क में इसका क्या कार्य होता है, वो अपन है ये सिर्फ क्या करता है, इसकी विद्युत उदासीनता को क्या करता है, बनाए हुए रहता है, और इन दोनों को पात्रों को क्या करता है, एक साथ जो है संयोजित करने का कार्य करता है। तो अपन ने क्या किया, इन जो है पात्रों को एक साथ संयोजित करने के लिए, संपर्क में लाने के लिए अपन ने क्या लगा दिया, इनके बीच में लवण सेतु यानी कि साल्ट ब्रिज लगा दिया। उस लवण सेतु में क्या होता है, आपका जो विद्युत अपघट्य होता है उसका संतृप्त विलयन है वो बना रहता है, जो कि KNO3 हो गया, NH4NO3 हो गया या KCl हो गया, वो क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, यानी कि क्रिया नहीं करते हैं। यानी कि ये KNO3 क्यों अपन जानते हैं, KNO3 फिर इसके अंदर आ गया तो क्रिया कर लेगा, लेकिन इसमें जो अपन भरते हैं इस लवण सेतु में जो ये विलयन भरा रहता है वो आपका अक्रिय होता है, इसीलिए इसको अक्रिय विद्युत अपघट्य भी कहा जाता है। अब ये काम हो गया। उसके बाद में देखो क्या होगा, यहाँ पर जिंक सल्फेट है तो यहाँ पर जो आयन बनेंगे वो Zn2+, और यहाँ पर जो है आपका सल्फेट आयन बनेगा। ठीक है, कैसे होगा इस चीज को भी समझाएंगे। यहाँ पर Zn2+ और यहाँ पर क्या होगा, SO4 पे क्या आ जाएगा, 2- है वो आपका आएगा
अब अपन जानते हैं कि यहां से Zn2+ कब बना, जिंक से Zn2+ कब बनेगा, जब जिंक में से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन है वो आपके क्या होते हैं, निकलना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। इसका मतलब जिंक वाले इलेक्ट्रोड ने क्या किया, जिंक वाले इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, तभी वो किस में बदला, Zn2+ का प्लस में। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस जिंक वाला इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, त्याग करेगा। ध्यान से समझना, जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, त्याग करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आकर के आएंगे, आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड पर आकर के क्या होते हैं, जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो क्या समझ में आना है यहाँ पर कि ये जिंक धातु की जो छड़ है, तो जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस परिपथ में, यहाँ पर अपन ने वोल्टमीटर लगा रखा है, यहाँ पर अपन ने देखो जिंक धातु की छड़ लगा दी, इधर कॉपर धातु की छड़ है, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन, दोनों पात्रों को संयोजित करने के लिए क्या लगा दिया, लवण सेतु, जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य के रूप में KNO3 भरा हुआ है, ठीक है। और इन जो है, इस जो है आपकी जो है आपका ये लवण सेतु है, इनके ऊपर जो यहाँ पर ये जो नीचे इनका जो है यू नली के आकार की जो है आपकी नली है, उनके मुंह को अपन क्या करते हैं, ग्लास वूल या कॉटन की सहायता से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, ताकि ये केमिकल निकल करके इधर आ नहीं पाए। अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहता है कि अपन जैसे ही इस अभिक्रिया, इस परिपथ में अपन क्या करते हैं, पूंजी को जैसे ही अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो है चालू करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, यानी कि परिपथ पूर्ण होता है, परिपथ पूर्ण होते ही क्या होगा, इस जिंक के इलेक्ट्रोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन निकल करके आपके किसकी तरफ जाएंगे, कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ। और उन इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेगा, कॉपर धातु है वो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगी, ग्रहण है वो आपकी कर लेती है। अब जिस तरफ आपके इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हुआ, विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, उसकी विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो जाएगी आपकी विद्युत धारा, ये क्या हो जाएगी, विद्युत धारा। अब ये विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हुई है या इसमें कितनी विद्युत धारा बनी, उसको कौन माप लेगा, एमीटर की सहायता से अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है आपका जो है डायग्राम हो गया किसका, डेनियल सेल का। इसका डायग्राम हो गया आपका डेनियल सेल का है डायग्राम हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जो है कुछ कुछ अपने को प्रेक्षण देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, यानी कि ये प्रयोग जैसे अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो प्रेक्षण में अपने को क्या मिलेगा कि जिंक धातु है, जैसे ही जिंक सल्फेट में से क्या होगा, जिंक धातु है, क्यों इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा, तो जिंक धातु की जो छड़ है उसका भार धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और वो कम क्यों, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा, इस केमिकल के संपर्क में आने पर जिंक धातु की जो छड़ है उसका भार है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। और वही इलेक्ट्रॉन निकल करके किस पे आ रहे हैं, कॉपर धातु की छड़ पर आ रहे हैं, तो कॉपर धातु की छड़ का भार है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। इसका मतलब जो जिस धातु की छड़ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है उसका भार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जिस धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है उस छड़ का भार क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, इस धातु की छड़ को थोड़ा सा इस प्रकार से जो है मोटाई में अपन दर्शा देते हैं इस धातु की छड़ को, ठीक है। कॉपर धातु की छड़ को अपन क्या करते हैं, मोटाई में दर्शा देते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिंक धातु की छड़ है उसका भार है धीरे धीरे कम होता जाएगा, कॉपर धातु की छड़ है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, तो यहाँ पर कॉपर आकर के निक्षेपित होगा इस जगह, तो ये धीरे धीरे क्या होगी, इस छड़ का जो भार है वो आप इसकी तुलना में क्या होता है, अधिक होने आपका लगता है। अब अगला जो पॉइंट है वो आपका क्या रहेगा कि इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, इधर से ये Zn2+ बना। अब Zn2+ बनने का कारण क्या है, जिंक धातु में से इलेक्ट्रॉन निकले, और जिंक धातु में से इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए क्यों शुरुआत में बताया था, जो भी सेल होगा उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया होने से पहले क्या होना जरूरी है, ऑक्सीकरण और अपचयन होना जरूरी है। इसका मतलब एक पात्र में आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीकरण होगा, और दूसरे पात्र में आपका क्या होगा, अपचयन होगा। अब किस में ऑक्सीकरण होगा, किस में अपचयन होगा, ये भी पहचानना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीजें आपकी क्या आएगी, काम आएगी। तो जिस छड़ से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, जिस छड़ से आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, त्याग होता है, वहां पर ऑक्सीकरण होता है। तो जिंक धातु की छड़ इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है, तो जिंक धातु की छड़ पर आपका क्या हो जाएगा, जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जिंक का क्या होता है इसमें प्रेक्षण में,
जिंक धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्यों होता है ऑक्सीकरण? कि जिंक धातु की जो जिंक धातु है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रही है, त्याग कर रही है, और त्याग करके क्या बना रही है, Zn2+। तो अभिक्रिया क्या बनेगी, Zn से क्या हो जाएगा, Zn2+। तो क्या हुआ देखो, यहाँ पर जिंक धातु उसने इलेक्ट्रॉनों का क्या किया, त्याग किया। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश बराबर करने के लिए इधर क्या लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा, आपका कॉपर। उन 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेगा, आपका कॉपर ग्रहण कर लेगा। तो कॉपर की धातु की छड़ ने इलेक्ट्रॉनों का क्या किया, ग्रहण किया है, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से क्या होता है, अपचयन होता है। तो कॉपर धातु की छड़ पर अपचयन होता है, तो क्या हो जाएगा, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो क्या होगा, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, क्या हो जाएगा, कॉपर। तो कॉपर धातु प्राप्त होती है। इसमें देखो Zn2+ आयन प्राप्त होते हैं, और इसमें क्या होती है, कॉपर जो है 2+ जो है कॉपर धातु है वो प्राप्त होती है। सिर्फ कॉपर, इसका मतलब वो ठोस अवस्था में, यहाँ पर ये Zn2+ का मतलब आयनों के रूप में। इसीलिए यहाँ पर क्या दर्शाया इस पात्र में, Zn2+, और यहाँ पर अपन कॉपर धातु की ये छड़ हो जाएगी, कॉपर धातु की छड़, और आयन क्या बजाएंगे, SO4 क्यों, यहाँ पर आयन ये खुद बन गया Zn2+, तो SO4 बनेगा नहीं आपका, SO4 इधर बन जाएगा। तो Zn2+ और SO4 ये वापिस है एक दूसरे को क्या कर लेंगे, संतुलित है कर लेंगे, और पूरे सेल की विद्युत उदासीनता भी आपकी बनी रहती है। और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, ये लवण सेतु है वो आपका करता है। तो देखो ध्यान देने वाली क्या बात है कि अपन जानते हैं जिंक धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। इसका मतलब जिंक धातु की छड़ पर आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो Zn से Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। इसका मतलब है ये कौन सा सेल हो जाएगा, ये वाला जो पात्र है, इस पात्र में, इस पात्र को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ये चीज ध्यान देनी है कि इस पात्र को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। क्यों, पूरा सेल नहीं है, तो ये अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध सेल इसको बोलेंगे। ठीक है, और यहां पर जो है क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है, तो ये वाला जो पात्र है, इस पात्र को अपन क्या बोलेंगे, अपचयन अर्ध सेल। इस पात्र को अपन क्या बोलेंगे, अपचयन अर्ध सेल बोलेंगे। और दोनों सेलों को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि ये आधा सेल और ये आधा सेल, एक सेल में क्या हो रहा है, अपचयन, दूसरे सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इन दोनों सेलों को अपन ने संयोजित कर लिया, जैसे कि अपन ने बताया किसकी सहायता से किया है, लवण सेतु की सहायता से। तो इन दोनों सेलों को अपन संयोजित कर लेंगे, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होगी। तो इस पूरे सेल में कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी, और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अपन ने क्या किया, ये अपन ने रसायन काम में लिए, और रसायनों की सहायता से अपन ने क्या बना ली, विद्युत धारा बना ली। तो यही आपका डेनियल सेल है या विद्युत रासायनिक सेल का कार्य होता है। तो ये समीकरण 1 थी ऊपर वाली, ये समीकरण आपकी 2 होगी। दोनों को अपन ऐड करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये क्या आपकी अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। अगर पूछ ले ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, ये पूछ ली जाए, तो ये अपचयन अर्ध सेल। अर्ध सेल शब्द जरूर याद में ध्यान रखना है। पूरा सेल तो ये होगा आपका, दोनों जो है पात्र को जोड़े तब पूरा सेल बनता है। अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूं तो ये आपका आधा सेल है, और ये आपका आधा सेल है। यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो अपचयन अर्ध सेल। और यहाँ पर अपन ने देखो क्या किया, इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं, तो वो पूरी क्या हो जाएगी, सेल की अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं, Zn के साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर 2+, सामने की तरफ क्या है, कॉपर है, और क्या है आपका Zn2+ है। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, जिंक है वो 0 से, ऑक्सीकरण संख्या वाला मेथड बताया था 11th क्लास में, 0 से किस में आ रहा है, +2 में। तो 0 से +2 में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। इसका मतलब जिंक धातु का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण कॉपर 2+ से कॉपर 0 में आ रहा है, 2 से 0 में आ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, क्या हो जाएगा, अपचयन। तो एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो जाएगा। तो ये हो गया आपकी पूरी सेल की अभिक्रिया, और जिसको अपन क्या बोलेंगे, सेल अभिक्रिया। इस पूरे को अपन क्या बोल देंगे, सेल अभिक्रिया। तो ये
आपके डेनियल सेल के लिए क्या है, सेल अभिक्रिया है। और ये पूछ लिया जाए डेनियल सेल के लिए जो है अर्ध सेल अभिक्रिया बताओ, तो वो आपकी क्या होगी, ये सेल अभिक्रिया होगी। अब देखो दूसरी चीज है, जैसे कि अपन ने जो पीछे अपन ने पढ़ा था, जो आपका है एक तो था, ये तो अपना विद्युत रासायनिक सेल है, एक सेल अपना और पढ़ा था पीछे के जो पार्ट की शुरुआत में, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। उसमें अपन ने विद्युत अपघट्य लिया था और वहां पर जो अपन ने उसका डायग्राम है वो किया था, और वहां पर भी अपन ने देखा था जो अभिक्रियाएं हो रही थी उनके ऑक्सीकरण और अपचयन, वहां पर भी अपन ने समझा था, कैथोड पर अपचयन, एनोड पर ऑक्सीकरण। तरीका देखो वही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि आपको एक सूत्र ध्यान रखना है, LON। LON को क्या कहा जाता है, लोन, यानी कि LON का मतलब क्या होता है, लोन। लोन को अपन यहाँ पर जो है सही तरीके से अगर इनको समझे विस्तार से याद रखने के लिए ये सूत्र है, बाकी बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं पर भी नहीं लिखना है इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो L का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड, इसको ऐसे याद रखना है, सिलेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड। O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहा जाता है ऑक्सीकरण, और लेफ्ट साइड का मतलब बाईं तरफ। A का मतलब होता है आपका एनोड, और N का मतलब होता है यहां पर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक, नेगेटिव का मतलब आपका क्या होता है, ऋणात्मक है वो होता है। तो लोन आपका एक सूत्र है, उससे आपको क्या ध्यान रखना है कि L का मतलब लेफ्ट साइड यानी कि बाईं तरफ, O का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, A का मतलब क्या होता है, एनोड, और N का मतलब होता है नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। इसका मतलब जो भी आपका कोई सा भी अर्ध सेल हो, कोई सा भी आपकी सेल अभिक्रिया हो, उसमें आपको ध्यान रखना है जब आप इस प्रकार से डायग्राम बनाते हो तो उसमें लेफ्ट साइड है यानी कि बाईं तरफ है, हमेशा क्या रखना है आपको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उस वाले सेल को रखना है। यानी कि जब भी आप सेल अभिक्रिया या सेल आरेख बनाते हो या इस प्रकार से डायग्राम बनाते हो तो लेफ्ट साइड है हमेशा आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, ऐसे याद रखोगे लेफ्ट साइड ऑक्सीकरण। बाईं तरफ हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और एनोड है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, एनोड है हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज का आपको सूत्र की सहायता से याद रखना है। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो इस साइड में देखो ये आपकी बाईं तरफ है, तो इस साइड को मैं क्या बात करूं, बाईं तरफ है तो लेफ्ट साइड है हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ये पता भी चल रहा है अपने को जिंक से, देखो इस वाले सेल में जिंक से क्या हो रहा है, Zn2+ इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो गया। और ऑक्सीकरण आपका जो हो रहा है तो इसको जो अपन यहाँ पर दर्शाएंगे एनोड। ये भी ध्यान रखना है कि एनोड पर ही हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। डेनियल सेल की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रोड की बात करूं तो यहाँ पर जो एनोड है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ऑक्सीकरण है वो किस पर होता है, एनोड पर। इसका मतलब जिस साइड ऑक्सीकरण होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोड रहेगा, एनोड रहेगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिस साइड आपका अपचयन होता है, अपचयन वाला इलेक्ट्रोड कौन सा हो जाएगा आपका, कैथोड है वो अपचयन वाला इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो ये एनोड है आपका क्या होगा, एनोड नेगेटिव, ए का मतलब एनोड, एन का मतलब नेगेटिव। तो एनोड है वो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक टर्मिनल, एनोड है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक टर्मिनल होगा। तो देखो विद्युत अपघटनी सेल में क्या था, एनोड है धनात्मक धन टर्मिनल था, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है आपका ऋणात्मक टर्मिनल है। क्यों, वहां पर अपन बैटरी से जोड़ रखा था, वहां पर अपन क्या कर रहे थे, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बना रहे थे। यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा से क्या बना रहे हैं, विद्युत ऊर्जा, तो उल्टा हो जाएगा। अपचयन और ऑक्सीकरण तो वही तरीका रहेगा, लेकिन यहाँ पर एनोड है वो किस प्रकार का सिरा हो जाएगा, ऋण टर्मिनल सिरा, ऋणात्मक टर्मिनल हो जाएगा। और एनोड पर हमेशा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्यों लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ये ऋणात्मक टर्मिनल है जिसको क्या कहा जाता है, एनोड। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक लाइन याद रखनी है कि एनोड है, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ऑक्सीकरण। और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, अपचयन। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, आपकी अपचयन अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। तो एक बार दोबारा से इस पूरे डायग्राम को देखते हैं। अपन डेनियल सेल है, इसको वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। दो अपन अलग अलग पात्र लेते हैं, एक में जो अपन है जिंक धातु की छड़ या धात्विक इलेक्ट्रोड ले लिया, जिंक धातु का ये जो आपका इलेक्ट्रोड है,
और दूसरे पात्र में अपन क्या लेते हैं, ये आपके कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड है, वो अपन ने ले लिया। जिंक धातु का इलेक्ट्रोड किस विलयन में आपका डूबा रहता है, जिंक सल्फेट के विलयन में। ये कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर धातु की छड़ या इलेक्ट्रोड किस में डूबी रहती है, जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में आपकी डूबी रहती है। फिर इन धात्विक इलेक्ट्रोडों को चालक तार की सहायता से आपस में जोड़ते हैं और साथ ही इनमें क्या लगा देते हैं, इनके संयोजन में अपन क्या लगा देते हैं, एमीटर लगाते हैं। ये एमीटर क्या करता है, जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसको मापने का कार्य करेगा। और साथ ही क्या लगी रहती है, इसी क्रम में क्या लगी रहती है, कुंजी लगी रहती है, जो परिपथ को चालू या बंद करने में काम आएगी। अब जैसे ही परिपथ आपका चालू होता है तो इस जिंक धातु के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आते हैं, कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड की तरफ आते हैं। जिंक धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ तो इसके भार में कमी होगी और जो है आपके कॉपर धातु की छड़ के भार में क्या हो जाएगी, हल्की सी जो आपकी क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर अपन क्या देखते हैं, इनके जो विलयन है, इन पात्रों को एक साथ संयोजित करने के लिए अपन क्या करते हैं, लवण सेतु के द्वारा इन दोनों को क्या कर देते हैं, इन दोनों अर्ध सेलों को आपस में संयोजित या संपर्क में लेकर आते हैं। ये लवण सेतु किसका बना रहता है, जो आपके जो है विद्युत अपघटे जो कि कैसे होते हैं, अक्रिय होते हैं। ये विद्युत अपघटे क्या करते हैं, इन दोनों जो पात्र, इस पूरे जो परिपथ है, इस पूरे पात्र की या पूरे सेल की क्या करते हैं, विद्युत उदासीनता को क्या रहते हैं, बनाए हुए रखते हैं। तो ये था आपका पूरा डेनियल सेल और इसकी क्रियाविधि और इसकी जो है सेल अभिक्रिया। अब इसकी जो है और डिटेल में जो थ्योरी है आपको नोट्स में मिल जाएगी, वहां से आप जो कुछ थ्योरी जो बाकी रह गई है, तो ये समझाने वाली चीजें आपको बता दी है। फिर भी जो है आप इसकी थ्योरी को जो है पीडीएफ नोट्स है वहां पर इसकी थ्योरी है जो है आपको मिल जाएगी और वहां से अच्छे से समझ लेना। और कोई डाउट है तो आप वहां पर शेयर कर सकते हो। आज की टॉपिक में आप इतना ही रखेंगे, क्यों एक बार इस टॉपिक को आपको एक रिवाइज जरूर करना है, क्यों अगर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा क्या होगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा और फिर ज्यादा है बड़ा भी हो जाएगा। क्यों उस टॉपिक को कवर करने में, क्यों उससे संबंधित अपन है न्यूमेरिकल भी उससे संबंधित आपके करेंगे और वो न्यूमेरिकल है समझने के लिए आपको उस टॉपिक को नए सिरे से जो है शुरुआत से एक अलग लेक्चर में जो इसको विस्तार पूर्वक है समझा जाएगा। आज का जो है इस लेक्चर में आपको क्या करना है, क्यों डायग्राम भी पूछा हुआ है डेनियल सेल का, तो डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। क्यों डायग्राम आपको क्या करेगा, आधे से ज्यादा इसकी थ्योरी का आइडिया है आपको दे देगा। क्यों जनरली बोर्ड एग्जाम में थ्योरी है, पूरी विस्तार से थ्योरी है, बहुत ही कम जो है वह पूछी गई है। सिर्फ आपको क्या पूछा जाता है, डायग्राम या डेनियल सेल के ऑक्सीकरण अर्ध सेल की अभिक्रिया दर्शाइए, जो अपचयन अर्ध सेल की अभिक्रिया दर्शाइए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया पूछी जाती है। या कौन सा इलेक्ट्रोड है किस अर्ध सेल में काम में लिया जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर इनसे क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल, तो उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन है अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे। बाकी की चर्चा के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।